जय हिंद प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है अग्निवीर की, जिसमें हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो पेपर चल रहे हैं, मॉडल पेपर चल रहे हैं, मॉडल पेपर के आधार पर हम जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं उनको भी हल कर रहे हैं, है ना। तो जैसा कि कल 5 क्वेश्चन हो चुका है, आज क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज के दो कोण, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है। 30 डिग्री और 105 डिग्री है। तीसरा कोण क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम इसके ज्योमेट्री में जो जो सिंपल फैक्ट है इसके साथ में हम देख लेते हैं। देखिए भैया, त्रिभुज की बात की है, आपसे बोला गया है कि त्रिभुज के दो कोण हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज को देख लेते हैं। जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतःकोण, ध्यान समझना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। इंपॉर्टेंट नंबर, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले तो अंतःकोण का मतलब होता है, सीधी सी बात याद रखें, जो अंदर है। तो इन्होंने बोल दिया भैया एक तो 30 है और एक 105 है। मान लीजिए अपन ने 30 मान लिया और ये 105 है, तो एक और ज्ञात। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 है। ठीक है, अब दो कोण आपको दे दिए गए हैं। अब हम जानते हैं कि यदि दो कोण हो गए 105 और एक हो गया 30, तो कितने हो गए? ये 135 हो गए। अब ये दो कोण 135 के, मैंने कहा भैया तुम तीनों को 180 बांट दो। तो यदि दो कोण ने मिलके 135 ले लिया, तो तीसरे के पास कितना बचा? 180 में से 135 को घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, अर्थात जो आंसर होगा वो 45 डिग्री होगा। क्या बात क्लियर? और कभी भी अपने को लगे तो जो ऑप्शन दिए इन तीनों को जोड़ के देख लो, पर सिंपल। अब हम या तो ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने डायरेक्टली समझाया है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। अब भैया A इसकी वैल्यू दी है 30 और ये दे दिया है 105 और कोण C का मान आपको निकालना है। ये इसको जोड़, अभी अपन ने जोड़ लिया था, 135 प्लस कोण C बराबर 180। कोण C का मान चाहिए, प्लस की संख्या इधर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की, 180 माइनस 135। यदि 180 में से 135 जाएगा तो अभी अपने घटा दिया है, ये आ गया 45 डिग्री। ये पूरा व्यवस्थित कर लिया है। पर आपको ऐसा तो है नहीं कि वहां लिखने का पूरा नंबर मिलेगा, आपको तो क्वेश्चन हल होना चाहिए, बस ये है। अब ये तो एक प्रश्न बना हमारा कि त्रिभुज का एक प्रश्न। अब संभावित प्रश्न क्या कि आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360 होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो हम यहां उलझ जाते हैं कि बाह्य कोण कैसे। बाह्य कोण का मतलब है जो बाहर है, ये इसको बाह्य कोण बोलते हैं। यदि इन कोणों का योग की बात करें तो ये 360 होता है, 360 होता है। पहला हो चुका, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हटा देता हूं अभी यहां से। ओके, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, ठीक है, और बाह्य कोणों का योग 360। ठीक, अब लेकिन यदि मैं बाह्य की बात करूं, अब ये दो कोण दे दे बाह्य का, मान लीजिए कोई सा भी दो दे देगा और तीसरा ज्ञात करने का बोल देगा। एक और पॉइंट ये होता है कि त्रिभुज के दो अंतःकोण इसके बाह्य कोण, इसके सामने के बाह्य कोण के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान समझ क्या बता रहा हूं कि त्रिभुज के अंतःकोण, दो अंतःकोणों का योग, कोण का योग है ना भाई, उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। सम्मुख बाह्य कोण है ना भाई, बाह्य कोण के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो चुकी है ना भाई। देखिए अब ऐसे इसको ऐसा याद नहीं करना है, समझ लो बस। जैसे कि आपसे पूछे कि भैया इसका मान क्या होगा, अब मैं बताऊंगा, इस लाइन पे आऊंगा कि बाह्य कोण का योग 360 होता है। ठीक, यदि 105 और 30 को जोड़ दिया तो मतलब इसका मान जो आएगा 135। आपसे यहां x दे देगा, कुछ भी दे देगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, x डिग्री क्या होगा, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। तो अपन ने देख लिया कि सर अब इसका कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है अंतःकोण का योग हो गया, दो अंतःकोण का योग, इन दो का योग
उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर। जैसे मैंने आपसे बोल दिया सम्मुख का मतलब क्या होता है, अपोजिट एंगल, सामने। जैसे आप मेरे सामने हैं, इसको सम्मुख बोलेंगे। क्लियर? बोर्ड मेरे पीछे है, ये तो हो गया सम्मुख कौन है, आप है। अब मेरे सामने कौन हो गया, बोर्ड हो गया। तो सम्मुख का मतलब समझ गया, इन दोनों के सामने कौन है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, इसको बोलते हैं सम्मुख। ठीक। अब यदि बात करें, अब यदि यहां मान लीजिए 45 आया, आ गया 45 डिग्री। अब यदि इसके सम्मुख की बात करें तो ये 105 और 45 का मान आया। तो यहां आपको समझ में आ चुका भैया कि यहां आया, अभी आपने जोड़ा था 135 डिग्री आ गया। मैं इसकी बात करूं तो इसका मान कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, इसके सामने का कौन है, तो 105 और 45 तो कितने हो गए, 150। तो ये मान आ गया 150। आपसे बोल देता इसका मान क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि इसके सामने ये है, ये तो अब इसके पीछे है। ठीक। 30 और 45 को जोड़ दो, तो 30 और 45 को ऐसे आराम से जोड़ दो, कोई परेशानी नहीं भाई। 5 का 5, 4 3 7, तो अर्थात ये वैल्यू कितनी हो चुकी, 75। अब आपको लगे कि यार कहीं गलत तो नहीं, तो मैंने क्या कहा कि बाह्य कोण का योग 360 होता है। तीनों को जोड़ दो भैया, 150 और ये आ गया 75 और ये आ गया 135, 360 होना चाहिए। ठीक। जैसे कि ये 180 हो रहा है अंदर का, 5 5 10 की 0 हासिल 1 है ना भाई, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 हासिल आई थी 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 2 3, क्या 360 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहां हमने 5 से 10 क्वेश्चन अपन ने क्लियर किए। कौन, त्रिभुज का। अब देखिए ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन आईएमपी था, त्रिभुज का प्रश्न दिया है, तो त्रिभुज में ये ज्योमेट्री का है, क्षेत्रमिति का नहीं, ज्यामिति का है, जिसमें थ्योरिकल टर्म्स आपको याद करने होते हैं। तो उन थ्योरिकल टर्म्स को हमने एक साथ कंप्लीट कर लिया, क्या क्या बन सकता है, संभावित प्रश्नों को हमने इसके साथ हल किया। आई होप आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। आप जैसे कि आप लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आपने लिखा, इसके साथ में जो जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको भी आप नोट डाउन करके चलिए। 30 दिन की क्लास है भाई, एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं, बस इनको कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि भैया पूरा 100% समर्पण तब तक नहीं देंगे जब तक किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे बेस्ट डॉक्टर हो उस शहर का, नामी डॉक्टर हो, लेकिन यदि हम उसके ट्रीटमेंट को दिया है और हम उस गोली दवा को एक तरफ लाके धर दिया है, तो भैया कितना ही अच्छा टेबलेट दे दे वो ठीक होगी क्या, जब तक उसको पूरा नहीं लोगे, पूरे कंप्लीट डोज उसके कंप्लीट नहीं करोगे, फायदा होने वाला है नहीं। इसलिए आप यदि 100% समर्पण दे रहे हैं किसी टॉपिक को, और सामने वाले टीचर को भी, और आप भी अपना 100% दे रहे हैं, 100%, तो स्वाभाविक सी बात है आपके पूरे टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। आई होप मेरी बात भी आपको समझ में आ रही होगी। तो ये 6ठा क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हुआ। भाई 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्या क्वेश्चन है वो देखिए। आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 300 मीटर लंबाई, 300 मीटर लंबाई, तो ये लंबाई आपको दिया गया भैया, भैया मार्कर लेके आइएगा। 300 मीटर हो गया आपका, ठीक है, 300 मीटर, और चौड़ाई जो है वो कितना दे दिया है उन्होंने, 200 मीटर दे दिया है। एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, भैया मैदान का क्षेत्रफल निकाला है, क्षेत्रफल की बात की है। ओके, अब इससे संबंधित आपको यहां एक और कंफ्यूजन रहता भैया, क्षेत्रफल और आयतन में जो जो आपका टॉपिक आ रहा है उसकी चर्चा करेंगे भाई। लंबाई और चौड़ाई दिया है एक मैदान जो कि एक आयताकार मैदान है। देखिए कोई सा भी मैदान हो यदि आयताकार है, यह आयत है, आयत का मतलब क्या होता है कि इसकी सामने सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड, सामने की जो भुजा होती है वो इक्वल होती है, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं और ये भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे यहां दिया लंबाई, लंबाई यदि 300 है तो ये सामने की भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, 300। यदि ये 200 है तो ये भी कितना हो गया, 200। समझ में आया। अब यदि मैं बोल देता कि परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना भाई, दोनों प्रश्न करते हैं। परिमाप का मतलब होता है कि जैसे कुल लंबाई, परिमाप की बात करूं तो कुल लंबाई, जैसे हम बाउंड्री करते हैं घर के आसपास, प्रश्न आपका आएगा बाउंड्री करने का, क्या आसपास तार फेंसिंग करना है, बाउंड्री करना है ना भाई। तो इसका अब आपने सोचा कि यार बाउंड्री करना तो कौन सा सूत्र लगेगा। अब बाउंड्री कुल लंबाई है तो समझ लो कि परिमाप है, और यदि बोल रहे हैं उसमें घास उगा रहे हैं तो भैया चरी उगा रहे हैं, तो सोयाबीन उगा रहे हैं, तो गेहूं उगा रहे हैं, तो मतलब जितनी जगह घेर रहा है, जैसे चरी है, गेहूं है, सोयाबीन है, तो वो जगह घेर रही है,
यदि वो जगह घेर रही है तो सामने वाला आपसे बोलेगा कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम क्षेत्रफल निकालो, जैसे इनने तो सिंपल बोल दिया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का हम सीधा सूत्र लगा देंगे, पर कभी वो देता नहीं है, केवल दे देता कितनी जगह में घास उगाई जा सकती है। तो अपन सोचे अभी इसमें तो कोई सूत्र लग ही नहीं रहा, घास की बात कर रहा है ना भाई। किसी भी प्रकार की यदि जगह घेरने वाली वस्तु की बात कर रहा, कितने टाइल्स की जरूरत है, मतलब क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल। क्लियर है? तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई। किसका सूत्र है ये? आयत का। इन दोनों का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ये मिस्त्री भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो मिस्त्री है वो सबसे ज्यादा स्क्वायर फीट का यूज करता है। वो क्या करता है भैया, लंबाई कितनी है कि 15/20 की है, 15/20 की। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 तो चौड़ाई है भैया, 20 लंबाई है। क्लियर? समझ में आया? 15/20 का। तो क्या करते थे यार, स्क्वायर फुट से लूंगा मैं पैसा, स्क्वायर फीट से लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर का मतलब है कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मीटर है और ये भी मीटर है, तो ये दोनों मिलके गुणे में घातें जुड़ जाती है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। अपन मीटर की घात 2 बोल रहे हैं, स्क्वायर मीटर, तो वो ये बोलेगा स्क्वायर फीट से लूंगा स्क्वायर मीटर, क्योंकि हम जो मकान बनाते हैं स्क्वायर फीट में होता है, इसलिए वो स्क्वायर फीट बोलता है। अब ये मकान मीटर में है तो वो मीटर में लेगा। क्या बात क्लियर है? तो समझ में आया होगा, वो खुद इंग्लिश में बोलता है जो मिस्त्री, वो खुद इंग्लिश, भले उसको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, वो क्षेत्रफल बोल देता है। कितना हुआ भैया, नीचे की जमीन बनवानी है 15/20 की है, तो बोल देगा 15/20 की है, तो 15/20 की तो क्या करता है 15 दूनी 30, भैया 300 स्क्वायर फीट बनेगा। क्या बोलता है वो? 300 स्क्वायर। अब इसमें पैसा चाहिए, मैं 5 रुपए स्क्वायर फीट से लूंगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें 5 का गुणा कर। ऐसे भी सवाल आते हैं, रोड बनाने का व्यय खर्च बताइए, रोड बनाना, अब रोड है तो क्षेत्रफल है, मतलब वही, तो पहले लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए रोड की, फिर आप उसमें गुणा करेंगे। ठीक भाई? तो ऐसे ही इस प्रश्न है ये, तो आपसे बोला है इसने कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। सीधा सा फैक्ट है, 300 गुणित 200 कर दीजिएगा। अब जब गुणा करेंगे तो 4 जीरो है, इसको तो लगा दो, 4 जीरो लग गई है ना भाई, नहीं तो अपन यहां गुणा करें सुन सुनाम सुन सुन सुनाम सुन, ऐसा नहीं, 4 जीरो है, 4 लगा दो, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब भैया 60,000। अब मेन इसका आंसर 4 ऑप्शन देगा वो, 60,000 मीटर, तो दे देगा वो 60,000 वर्ग मीटर, या मीटर की घात 2, या दे देगा वो वर्ग मीटर। बात एक ही है, ठीक है ना? अब अपन देखेंगे कि यार ये आंसर कौन सा, अब हमने कर भी दिया और वहां खुशी से बावले हो गए और आंसर ठोक दिया इस पे ऊपर पे। तो जो क्षेत्रफल की जो इकाई है, क्षेत्रफल की जो इकाई है, कोई सा भी क्षेत्रफल हो, हिंदुस्तान का कोई सा भी क्षेत्रफल हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, कोई सा भी क्षेत्रफल हो, उसकी जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है। वर्ग इकाई या इकाई की घात 2, जैसे मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, है ना, ये इसकी इकाई है। मीटर में प्रश्न है तो मीटर में आएगा, फीट में है तो फीट में आएगा, सेंटीमीटर में ये आंसर नहीं है। नहीं तो ये भी 60,000 है, ये भी 60,000, पर यहां मेन किसका अंतर, एक एक चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? यहाँ 2 चीज क्लियर हो चुकी है। अब यदि यहां परिमाप की बात कर देता तो इनको जोड़ देता मैं, 300 और भैया ये भी 300, 300 300 कितने हो गए 600, और 200 और 200 400, अर्थात इसका जो कुल लंबाई है वो 1000 मीटर। पर यह आंसर काय में आया? मीटर में, क्योंकि जितने भी परिमाप है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है ना भाई, ये सभी की जो इकाई वो मीटर सेंटीमीटर वर्ग में नहीं रहेगी, वर्ग में नहीं रहेगी। क्या बात क्लियर है? क्या समझ में आया दोनों चीजें, है ना भाई? या इसका सूत्र आप 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई का सूत्र भी आप लगा सकते हैं। तो यहां आपको 2 चीज क्लियर हुई, परिमाप यानी कि आयत, और आयत में परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्लियर हो गए। इसी प्रश्न में आपको नोट करते हुए चलना भैया, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए इतना सिंपल कि सूत्र ही दे दिया भैया सीधा। बताइए, 4 ऑप्शन भी दिए गए, भुजा गुणित भुजा 1/2 गुणित भुजा, ये 4 ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या यहां पर, सबसे पहली बात, अब यदि यहां वर्ग का दिया है तो क्या क्या पूछ सकते हैं, हम सबकी बात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, करेक्ट है ना भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, करेक्ट है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लियर है ना भाई। समचतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, करेक्ट है
है ना भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सब चीज हो गई, ताकि क्लियर हो जाना चाहिए सभी जितने भी क्षेत्रफल है, एक साथ लिख देना इनको इसी क्वेश्चन के साथ। अब यहां मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो इसकी इकाई क्षेत्रफल की वर्ग में होती है, अब वो काय में भी हो। वर्ग का क्षेत्रफल, सभी की प्रॉपर्टी की भी बात करूंगा मैं इसमें, आपको 4 ऑप्शन आपने लगा दिया। वर्ग जो होता है इसकी बात, इसको प्रॉपर्टी भी लिखते चलना, वर्ग जो है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती, ऑल साइड्स आर इक्वल। इनकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर कैसी होती है। अब इसका कहां देखेंगे आप, देखिए जो आपने जो डाइस देखा होगा 5-7 जो गेम खेलने का रहता है, वो वर्गाकार के साथ में घनाकार भी है। या आप एक मान के चलिए 10 बाई 10 का कमरा देखा अपन ने, 10 बाई 10 का मतलब होता है 10 ही लंबाई और 10 ही चौड़ाई, मतलब सब कुछ बराबर है, तो वो क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, सूत्र सभी के यही होते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, पर इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है, दोनों ही क्या होती है, बराबर। इसलिए अपन क्या मान लेते हैं इसमें, भुजा, चारों का मान क्या मान लेते हैं, भुजा। तो इसका सूत्र क्या होता है भैया, भुजा गुणित भुजा। ये भू का मतलब है भुजा, साइड इंटू साइड। कभी कभी क्या दे देता है, या करके ये नहीं मिले ऑप्शन में, तो आपको क्या लगाना है, भुजा की घात 2। क्या बात समझ में, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती। ये भी नहीं मिले, कभी बोल देता कि यदि वर्ग का जो भुजा है उसका मान a है, तो बताइए सूत्र ज्ञात कीजिए, ये a है ना, तो वही भुजा गुणित भुजा a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, कभी दे देगा l है तो l स्क्वायर, कुछ भी दे दे, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ में हम देख लेते हैं वर्ग का परिमाप, साथ में क्षेत्रफल है, इधर मैं परिमाप भी लिख देता हूं ताकि दोनों चीजें क्लियर हो। ये आपका इधर का परिमाप हो जाएगा, करेक्ट है। तो परिमाप जो इसका सूत्र होता है, चारों भुजा को जोड़ दें तो इसका परिमाप हो जाता है 4 गुणित भुजा। सूत्र भी याद कर लेना, 4 गुणित भुजा, चारों भुजाओं को जोड़ दो। ठीक, दूसरा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो। परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। याद कर लेना, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, मंत्र की तरह जो गायत्री मंत्र बोलते 5 बार, बस इसी के साथ सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम दूध और पानी के साथ। क्लियर हो गया, चलेगा। अगली बात, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक तो सूत्र भी आईएमपी, दूसरी बात सवाल कैसे आएगा, जब सूत्र नहीं होगा तो सवाल किसी काम का नहीं। आपने भयंकर मेहनत की, सूत्र भूल गए, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, समचतुर्भुज, एक्चुअली में आयत का मैंने आपको शेप बता दिया, आयत कैसा होता है अभी बता चुका हूं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये इसके सामने की ये इसके साथ, वर्ग की बता चुका हूं। अगला है समचतुर्भुज। इन दोनों में भैया भयंकर कंफ्यूजन रहता है, क्या ये समचतुर्भुज क्या है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो शेप होता है वो बता देता हूं, ऐसा रहता है, ये वाला जो भाग है, ये वाला तो अपने को ईंट लगता है, वो ईंट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे ये वर्ग ही बना दूं मैं, अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या हुआ कि टेंट देखा है आपने, टेंट में सभी पाइप बराबर होते हैं क्या, कैसे होते हैं, आन दो हवा। अब जैसे हवा आई तो ये टेंट कैसा, इधर झुक गया, तो इधर झुका मतलब ये यहां तक पहुंचा, और ये भी कहां तक पहुंच गया, यहां तक। पाइप तो कोई बड़े छोटे हुए क्या, नहीं हुए, वही के वही थे, कोई परेशानी नहीं। ये पाइप यहां पहुंच गया और ये ऐसा बन गया, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ये। कौन सा, समचतुर्भुज, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो समचतुर्भुज की भी इंपॉर्टेंट लाइन है, चारों भुजा बराबर होती है जैसे वर्ग की होती है, पर सूत्र दोनों के अलग अलग है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो होता है ये विकर्ण होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या याद रह जाएगा, विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है भैया, विकर्णों का गुणनफल सूत्र बन गया। किसका है ये, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। परिमाप की बात करें तो सेम टू सेम, 4 गुणित भुजा, इन दोनों, इसलिए तो कंफ्यूजन होता है। आधे तो ये रखते हैं कि यार इनका दोनों का सूत्र परिमाप सेम है तो ये भी सेम होगा, नहीं, क्योंकि भुजा अलग अलग हो जाती है। समझ में आया, चलेगा। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज है तो भैया त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ये होता है, समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होती है, जो कर्ण जिसको बोलते हैं, बड़ी भुजा होती है, और कर्ण के सामने का जो एंगल होता है वो समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है, और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक, इसका भी सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई।
क्लियर है? या यूं बोले कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं। तो कभी नहीं तो आप ढूंढते फिरो यार सर ने तो ऐसा सूत्र बताया था तो मिल ही नहीं रहा, 1/2 आधार गुणित भुजाएं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं ही इसको समकोण बनाती है। तो कभी कभी आ जाता है 1/2 गुणित समकोण बनाने वाली भुजा। परिमाप की बात करें तो वही समस्त भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा को जोड़ दो। इसका मतलब क्या है, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग, क्योंकि परिमाप का मतलब मैंने बता चुका हूं समस्त भुजाओं का योग, चाहे काय में भी हो भले। ठीक, आगे बात करता हूं मैं समलंब। समलंब एक्चुअली में होता क्या है वो देखिएगा, क्योंकि आपके पास डायग्राम जो माइंड में सेट होना चाहिए। ये ऐसा होता है, एक भुजा तो ऐसी होती है कॉमन, और एक ये ऐसा होता है, करेक्ट है। आमने सामने की भुजा, एक भुजा समानांतर होती है ना कि बराबर, समानांतर होती है ना कि बराबर, ये विषय, और ये असमान लंबाई की होती है। तो इसको यदि मैं a मान लूं और इसको b, और ये जो ऊंचाई हो जाता है h, तो इसका जो सूत्र बनता है भैया वो बनता है 1/2 सम्मुख भुजा का योग या समांतर भुजा का योग, या इसको मैं a प्लस बी बोल दूं या इंटू एच। कभी ये इसमें ना मिले आपको तो क्या बोलेंगे, ये समांतर भुजा है। a प्लस बी क्या है, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग। क्या बात क्लियर है? और ये एच क्या है भैया, ऊंचाई। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो सूत्र हो गया, और परिमाप का वही सभी भुजा का योग कर दो। आगे बात करते हो समांतर। समांतर का मतलब क्या है, ये आयत से मिलकर बना होता है, ये भी ऐसे ही होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है यूं, कैसे, वही हवा आने से इधर धक जाता है। तो ये इसका जो सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। अब सर इसका आधार तो ये हो जाता है, और यहां एक जो परपेंडिकुलर डालते हैं इसको बोलते हैं एच, ये आधार गुणित ऊंचाई। तो यहां मैंने 5-6 सूत्र जो भी कुछ बताए आपको, साथ में आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग की परिमिति 100 सेंटीमीटर है। देखिए इसी में एक ही सेट में 3 प्रश्न क्षेत्रमिति के आ चुके हैं। 15 में से सपोज आपकी क्षेत्रमिति बिल्कुल नहीं होती कि अपने को यार कौन सा सूत्र तो सर याद नहीं होता है, तो बताइए 3 प्रश्न आपके छूटते सीधे के सीधे एक ही टॉपिक से, इसलिए आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक, आपको प्रश्न दिया है कि एक वर्ग की परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप, परिमिति दिया गया है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दे दिया है, कैसा है, वर्ग है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, ऑप्शन दे दिया गया है। अब ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती, मैं बता चुका हूं। इनको बोल रहे सभी भुजा को जोड़ दूं मैं तो 100 है, तो अब सीधी इस बात के सब मिला के 100 है, 4 ही भुजा बराबर है, तो आपको डायरेक्ट सूझ पड़ गई सब 25-25 होगी, है तो नहीं पड़ी सूझ। देखो 100 भुजा मतलब 100 सेंटीमीटर है सॉरी, और भुजा इसकी बराबर होती है, तो 4 भुजा है, 4 का भाग लगा दूंगा तो कितनी हो गई है, 4 दूनी 8, 2 बज गया, 4 5 20, तो अर्थात आंसर क्या आ गया 25। देखो कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ में आ जानी चाहिए, पर फिर भी आप कर लो। परिमिति का सूत्र क्या होता भैया, 4 गुणित भुजा, सूत्र बताया था अभी मैंने, 4 गुणित भुजा बराबर कितना आ गया 100। मान किसका चाहिए मुझे, भुजा का, बिल्कुल, तो भुजा 100 आ गया, 4 कहां गया, बटे में बेटा। ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 बज गया, 4 5 20, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया, सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर लिख दो, सीधा आंसर। अब ये भी बोल सकता था कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल वर्ग क्या बात करता मैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो सूत्र क्या बन जाता, वही भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, तो क्या बन जाता 25 गुणित 25, तो इनका कर देंगे आंसर, तो कितना आ गया भैया 625। क्या बात क्लियर, क्या बात क्लियर, पूरी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा नवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, भले 5 कीजिए पर 5 के साथ में 15-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कीजिए उसी के साथ में, ठीक है भाई, है ना। चलेगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 10वां क्वेश्चन है आपका कि यदि 8 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 8 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष यहां कार्य कितने दिन में करेंगे। ठीक है भैया, क्या बोल रहा हूं, 8 पुरुष, ठीक है भाई, 8 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, कितने 15 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, करेक्ट है। तो बोल रहे हैं उसी कार्य को भैया, तो 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे। सबसे मेन बात इस प्रश्न में ये आती है कि सबसे सरल भी है, सबसे टफ भी, सूझ नहीं पड़ पाती है, 20 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक नॉर्मल मान के चलो प्रश्न है ही नहीं, आपने
काम एक ही है, यहां जो प्रश्न है काम एक ही है। ये मैंने यहां पे एक गड्ढा खुदवाना भैया, चलो ठीक है। अब अपन ने 8 पुरुष बुला के लिया है, कितने लिया है 8 पुरुष, तो इन्हें कितने दिन लगा दिया 15 दिन, 15 दिन लगा दिया। तो 8 गुणित 15, तो 15 8 कितने हो गया 120, कितना हो गया 120 काम हो गया। काम मतलब कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक इकाई काम करता है, तो 8 व्यक्ति है 15 दिन तक काम करेंगे, तो कुल मिला के 120 हो गया, 120 इकाई काम हो गया। अब क्या हुआ, अब आपने क्या करा कि 20 पुरुष बुलवा लिए। अरे यार ये अपने को जल्दी करना है यार, कार्यक्रम आ गया घर पे, ये क्या बहुत आराम आराम से कर रहे हैं, तो 15 दिन लगा रहे हैं। एक काम करो व्यक्ति की संख्या बढ़ा दो, तो व्यक्ति कितने ले आए आप 20, तो स्वाभाविक सी बात जहां 15 दिन लग रहे हैं तो कम दिन लगेगा। क्यों लगेगा, जब 8 व्यक्ति थे 15 दिन में कर रहे थे, अब व्यक्ति कितने हो गए 20, तो भैया तो जल्दी खींचेंगे काम को। समझ में कितने दिन में करेंगे, तो 120 में हम कितने का भाग लगा देंगे, क्यों काम तो वही है ना, मैंने क्या कहा काम सेम है, काम एक ही है, काम तो 120 ही आपके पास, उसी को करवाओ, किसी से करवा लो, है ना भाई। 120 में आप किसका भाग लगा देंगे 20 का। क्या बात क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल और 2 छंकी 12, अर्थात कितने दिन में कर देंगे भैया आप 6 दिन में कर देंगे। आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन में दिया गया है आपका 7 दिन 8 दिन 10 दिन, और इनमें से कोई नहीं, देखो नहीं तो आप अल्टप्पा लगा के आ जाते, क्या रे ये तो नहीं आ रहा, एक काम करो 8 लगा दो, ऐसे नहीं लगाना है। अब ये तो मैंने समझाया आपको व्यवस्थित, इसका जो फार्मूला है वो समझो, आप फार्मूले से भी कर लो, ये तो मैंने बेसिक चीजें थी इसलिए समझाई। फार्मूला है इसका MDH, क्या है फार्मूला फिर से बोलिएगा, MDH बराबर MDH। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, एम का मतलब ये मेन व्यक्ति या महिला दोनों के लिए है। नहीं तो आप सोचे सर महिलाओं को बुरा लग जाए, लड़कियों को सर हमारा तो नहीं लिया, W क्यों नहीं लिया इसको, ठीक है। मेन यानी कि व्यक्ति महिला कोई भी एक पर्सन जो कार्य कर रहा है। और डी क्या है भैया दिन, दिन मतलब ये समय को प्रदर्शित करेगा। अब समय चाहे काय में भी हो, घंटे में हो, ठीक है भाई, दिन दिन बोल देगा 24 दिन 25 दिन जो भी कुछ है इतने दिन में करेगा। एच मतलब हावर, मतलब ये भी टाइम को इंक्लूड करेगा समय को, पर ये घंटा वगैरह मिनट है टाइम है जो भी कुछ है पूरा देगा इसमें, ठीक है। MDH समझ में आ गया भैया, व्यक्ति समय वही दिन और ये घंटे की संख्या, ठीक। और MDH अब दो ही तरफ रहेगा, तो इसको M1 D1 H1 M2 D2 H2 बटे में W1 और ये हो चुका W2। वैसे इसकी जरूरत नहीं लगी हमें, ये पूरा ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है भैया। ये सबसे बड़ा इसका एक ही फार्मूला बता रहा हूं मैं, ये क्या है कि सभी के लिए, जैसे मैं बोल दूं एक व्यक्ति किसी कार्य को, है ना, या 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करके मतलब 12 घंटे कार्य करके, देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी कार्य को, एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति 15 दिन कार्य करके एक दिन में 12 घंटे कार्य करते हैं। हो गया, तीनों वैल्यू हो चुकी, ठीक है। तो 15 व्यक्ति 10 दिन कार्य करके कितने घंटे में वो कार्य कर देंगे, बस ऐसा प्रश्न आएगा। मैंने पूरा बना लिया यहां, ऐसा प्रश्न आएगा। अब इस W1 W2 क्या करें सर, ये कार्य है, क्या है ये कार्य है, ये भी क्या है कार्य। अगला जब प्रश्न आएगा तब मैं बात करूंगा, उसमें क्या रहेगा, वो ऐसा रहेगा 4 व्यक्ति 4 चटाई 4 दिनों में कर देते हैं। 4 वैल्यू मिलेगी आपको, अभी कितनी मिली 1 2 3, इसमें कितना है 1 2 3 4, चारों रहेगा। 4 व्यक्ति 4 चटाई 4 बुनकरों द्वारा 4 दिन में, मतलब पूरी जो वैल्यू है पूरा 4 वैल्यू मिलेगी आपको। कितनी मिलेगी, एक लाइन में 4, दूसरी में फिर 3, एक आपको निकालना रहेगा। तो W1 कैसे पता चलेगा, देखो जैसे कि मान लीजिए 10 है, तो ये तो सूझ पड़ जाएगा, व्यक्ति की संख्या तो M है, ये भी सूझ पड़ जाएगा, समय दिया है भैया दिन देगा तो सूझ पड़ जाएगा, ये घंटे का। अब इसके बाद जो भी बच जाए, 4 चटाई है कि झाड़ू की संख्या है कि मंजिल है कि 220 किलोग्राम चावल है तो कभी सोयाबीन है, ऐसा कुछ देगा वो, तो वो किसका माना जाएगा W1 का। ऐसा नहीं सोचना सर W1 का कार्य क्या रहेगा। आई होप ये चीजें आपको आज के लिए समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अभी तो और होगा समय कार्य से रिलेटेड, तो जिसमें कि हम पूरे प्रश्नों को हल करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ इन 5 क्वेश्चनों का। यदि आपको लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही है तो इस वीडियो को अपने जितने भी आर्मी भाई है उनके पास अवश्य, और आर्मी वालों के पास ही पहुंचाना है क्योंकि ये उनके लिए ही स्पेशल है। क्या बात क्लियर। दूसरी बात कि यदि आपको लगे कि टॉपिक वाइज भी
पूरी चीज चाहिए तो अपन टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो पूरे प्रोवाइड करवा देंगे। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।